लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचन जिन फैमिली के उस लड़के को बहुत ही अच्छे से मजा चखा रहा था और अब सावचन की सरगत से वो लड़का काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और अब वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में सावचन से कहता है कि तुम एक नंबर के घटिया और सेमलेस इंसान हो, क्योंकि पहले तुम खुद ही जाने के लिए कहते हो और फिर पीछे से अटैक करते हो। जिस पर सावचन कहता है कि मोटे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और अब ये नजारा देखने के बाद आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये लोग जिसे मजा चखा रहे हैं वो तो जिन फैमिली का यंग मास्टर जिन है और इस लड़के को परेशान करने में जियांग चुन भी उन लोगों का साथ दे रहा है। और फिर लोग कहते हैं कि जियांग चुन ने इस काम को करके सच में जियांग फैमिली को बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि जिन फैमिली के लोग पैसों के दम पे कुछ भी करवा सकते हैं। और अब सावचन उस लड़के से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली के पास इतना ज्यादा पैसा है कि एक देश के पास भी उतना पैसा नहीं होगा। जिस पर वो लड़का बिना कुछ कहे बस अपने मुंह को मोड़ लेता है। और अब ये देखने के बाद वहाँ पे जियांग चुन आ जाता है और फिर वो सावचन से कहता है कि बॉस आपने जैसा कहा ये मोटा उससे भी कई गुना ज्यादा अमीर है। मैं इस मोटे को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। पूरे जिंजाओ रीजन में ये लोग इतने ज्यादा अमीर है और इन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि अगर बाकी के बचे जिंजाओ रीजन के फैमिली को एक साथ मिला भी दिया जाए तो भी पैसों के मामले में वो लोग जिन फैमिली का 20% भी नहीं होंगे। और ये मोटा और इसकी फैमिली हमेशा शो ऑफ करने के लिए 5 रुपए की चीज को 5 लाख में खरीदते हैं। और अब जियांग चुन की बात सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि नहीं, हम लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं है, मेरे पिताजी तो एक मजदूर हैं और मैं जिस वाहन से आया हूँ वो तो मैं भाड़े में लेके आया था और पूरे जिंजाओ रीजन में हमारी फैमिली गरीब फैमिली के नाम से जानी जाती है। तब सावचन कहता है कि अगर तुम गरीब हो तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तब वो लड़का एकदम से कहता है कि नहीं, हम लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, हमारी फैमिली के पास इतना पैसा कि एक बार को तो पैसा भी शर्मा जाए और बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम मुझे यहाँ से जिंदा छोड़ने का कितना पैसा लोगे। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं उसका 10 गुना देने को तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे यहाँ से जाने दो। और अब सावचन कहते हैं कि हाँ ये हुई ना बात। और फिर सावचन जियांग चुन से कहता है कि इस मोटे को भी हमारे साथ ले आओ। जिस पर जियांग चुन भी ओके बॉस कहता है। और अब जियांग चुन चलते हुए उस लड़के से कहता है कि मोटे मेरे भाई थोड़ा जल्दी चल। जिस पर वो लड़का कहता है कि जियांग चुन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर मेरे पिताजी को यह पता चल गया कि तुम लोग जबरन मुझे यहाँ से अपने साथ लेके जा रहे हो तो फिर वो तुम सबको चुन चुन के मारेंगे और इसके साथ ही तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे जियांग फैमिली को भी भुगतनी पड़ेगी। जिस पर जियांग चुन कहता है कि मोटे बस तुम सपने देखो, क्योंकि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मेरे बॉस कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और फिर जियांग चुन कहता है कि मोटे क्या तुम उस ओल्ड आदमी को देख रहे हो जो कि मेरे बॉस के बगल में है। वो ओल्ड मैन एक डिवाइन रिलम के एक्सपर्ट है और इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो मेरे बॉस के लिए काम करते हैं। जिस पर वो लड़का कहता है कि इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो है ना। जिस पर जियांग चुन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मोटे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे बॉस के अपोज जाने की कोशिश मत करो और जितनी जल्दी हो सके तुम भी उनके पैरों में गिर के उन्हें अपना बॉस मान लो, क्योंकि मेरे बॉस की पावर एंडलेस है। और मेरे बॉस की पावर का अंदाजा तुम इसी से लगा लो कि जब वो किसी से इंप्रेस हो जाते हैं तो फिर उन्हें गिफ्ट के रूप में अर्थ लेवल की स्किल्स को दिया करते हैं। जिस पर वो लड़का कहता है कि भाई क्या बात कर रहा है, तुम्हारे बॉस के पास अर्थ लेवल की फर्स्ट क्लास की स्किल भी है। तब जियांग चुन कहता है कि कर देना छोटी बात, मेरे बॉस अर्थ लेवल के 9th क्लास की स्किल के नीचे जाते नहीं है। और अब अर्थ लेवल के 9th क्लास की स्किल का नाम सुनते ही उस मोटे का होश उड़ जाता है। और फिर वो कहता है कि भले ही मेरे पिताजी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन हमारी फैमिली में मुश्किल से 1 या 2 ही 9th क्लास की स्किल होंगे और तुम कह रहे हो कितनी प्रीशियस चीजों को ये आदमी बस गिफ्ट के रूप में हैंड टू हैंड दे देता है। और फिर वो लड़का कहता है कि जियांग चुन फेंकने की भी हद होती है। जिस पर जियांग चुन हंसते हुए कहता है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन ये सच है। और फिर जियांग चुन कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ, तुम लॉन्ग सेक्ट के मास्टर लॉन्ग फिजिया को तो जानते ही होगे, यहाँ तक कि वो भी मेरे बॉस के सेवक हैं। लेकिन वो कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो उनका रैंक मुझसे कम है, क्योंकि अपने बॉस का नंबर 1 डिसाइपल और सेवक मैं हूँ। और अब इतना सुनने के बाद उस लड़के की तस्रीफ फट जाती है। और फिर वो कहता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन जो इतने बड़े बड़े कल्टीवेटर और सेक्ट मास्टर इसके गुलाम है। जिस पर जियांग चुन कहता है कि कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे बॉस के जो मास्टर है वो पता है कौन है। तब वो लड़का कहता है कि भाई मेरे पसीने छूट रहे, जल्दी बता कौन है। तब जियांग चुन कहता है कि क्या कभी स्काई लॉर्ड का नाम सुना है। और अब इतना सुनते ही इस लड़के का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर वो लड़का जियांग चुन से कहता है कि क्या तुम उसी मिस्टीरियस बंदे की बात कर रहे हो जिसने अकेले ही पूरे तीनों रीजन को डोमिनेट कर दिया। जिस पर जियांग चुन कहता है कि हाँ मोटे, मेरे बॉस उन्हीं के डिसाइपल हैं और भला जिनके मास्टर खुद स्काई लॉर्ड हो तो भला इनकी पावर्स के सामने कोई टिक पाएगा। और अब ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि भाई मैं भी इसका सेवक बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी एक अर्थ लेवल की स्किल चाहिए। जिस पर जियांग चुन कहता है कि सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना कहते ही जियांग चुन सावचन के पास जाता है। जिस पर सावचन कहता है कि ठीक है, उसे कह दो कि उसे एक अर्थ लेवल की 9th क्लास की स्किल मिल जाएगी। जिस पर जियांग चुन कहता है कि बॉस मैं जानता था कि आप ना नहीं करोगे। और अब जियांग चुन उस लड़के से कहता है कि मोटे मैंने सब कुछ सेट कर दिया, बॉस ने एक 9th क्लास की स्किल को देने के लिए हाँ कह दिया है। तब वो लड़का कहता है कि ठीक है, आज से ये भी मेरे बॉस है। और अब सावचन उन दोनों की ओर देखते हुए सोचता है कि मैं जियांग चुन को जितना यूजलेस समझता था उतना वो है नहीं। और अब हम इस लड़के को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि भले ही तुम सबको ये लगे कि मैंने सबमिट कर दिया है, लेकिन एक बार जब मैं अपने फादर के पास पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं अपने फादर से कह के तुम सबको वहीं पे मार दूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम जियांग चुन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि सावचन के बारे में ही सोच रहे थे। और फिर वो सावचन के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये लड़का तो मुझे बहुत ही सीधा लगता है। और यही बात इस लड़के में सबसे ज्यादा अजीब है, क्योंकि भला तो डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर भला एक लड़के की गुलामी क्यों करेंगे। और फिर वो सोचते हैं कि मेरे ख्याल से उस लड़के को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो जियांग चुन को कभी भी नुकसान पहुंचाएगा। और अब ये सब वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उनका मैसेंजर आ जाता है। और फिर वो मास्टर जियांग को ग्रेट करते हुए कहता है कि सर हमने सावचन के बारे में उनकी ओरिजिन पता कर ली है। सावचन ब्लू क्लाउड सेक्ट का
का एक बहुत ही टैलेंटेड डिसाइपल है, लेकिन जलन भावना के कारण उसी सेक्ट के कुछ डिसाइपल ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से शाओचेन ने अपने सारे पावर्स को खो दिया और फिर वो काफी दिनों तक बेहोश रहा। लेकिन एक दिन अचानक शाओचेन फिर से उठ जाता है और वापस जागने के बाद शाओचेन की बॉडी में जितने भी पावर्स थे वो किसी चमत्कार की तरह उसके बॉडी में दुगनी तेजी से वापस आने लगे थे। और उसके कुछ ही दिनों बाद जब स्काईलॉर्ड पूरे तीनों रीजन को डोमिनेट करने वाला था, तब शाओचेन के टैलेंट की वजह से स्काईलॉर्ड की नजर उस पे पड़ी और उसने शाओचेन को अपना डायरेक्ट डिसाइपल घोषित किया। और अब अगर मैं आपको स्काईलॉर्ड के बारे में बताऊं तो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें स्काईलॉर्ड के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिला। और अब ये सुनने के बाद मास्टर जियांग कहते कि ठीक है, मैं समझ गया और अब तुम जा सकते हो। और हाँ, जियांग चुन और उसके सारे भाइयों के ऊपर कड़ी नजर बनाए रखो। और अब उस मैसेंजर के जाने के बाद मास्टर जियांग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये स्काईलॉर्ड है कौन। और फिर वो सोचते हुए कहते हैं कि क्या ये अपर रिलम का कोई मास्टर है, और या फिर मैं ये कहूँ कि ये शाओचेन ही है। और अगर ये दूसरी बात सच हुई तो जियांग चुन का फ्यूचर तो शाओचेन के साथ बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। और अब वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शाओचेन चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारे पीछे कौन सी कहानी छुपी है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शाओचेन और बाकी के लोग मार्केट में चल ही रहे होते हैं। और फिर शाओचेन चलते हुए कहता है कि यहाँ पर जिन्हों रिलम के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और अब तो मैं अपने आसपास काफी ज्यादा डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर्स की भी ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। और फिर शाओचेन कहता है कि मैंने इस जगह पे आके कोई भी गलती नहीं की। और इतना कहते ही शाओचेन जियांग चुन को आवाज लगाता है। और अब शाओचेन की आवाज सुनते ही जियांग चुन सीधे शाओचेन के सामने प्रकट हो जाता है और शाओचेन से कहता है कि बॉस बताइए किसे खरीदना है। अब शाओचेन कहता है कि जियांग चुन जल्दी से हमारे रहने के लिए कोई जगह की व्यवस्था करो। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लोंगफिजिया को कोई बहुत ही बेदर्दी से पीट रहा था। और अब लोंगफिजिया अपनी कंडीशन को देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे जल्द से जल्द बॉस से कांटेक्ट करना होगा और मुझे उन्हें बताना होगा कि उन्हें कोई ढूंढ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लोंगफिजिया के पीछे एक और आदमी आ जाता है और वो लोंगफिजिया से कहता है कि लोंगफिजिया तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता है कि आखिरकार किसी से बच के भागते कैसे हैं। और ये कहकर वो आदमी अपना मास्क हटा लेता है और अब उस आदमी का फेस देखने के बाद लोंगफिजिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि दरअसल ये आदमी आयरन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर है। और अब वो लोंगफिजिया से पूछता है कि आखिरकार शाओचेन तुम्हें देता क्या है जो तुम उसके लिए इतने ज्यादा वफादार हो। जिस पर लोंगफिजिया कहता है कि आखिरकार तुम्हें इससे क्या मतलब है। और अब इतना सुनते ही आयरन ब्लड सेक्ट का वो यंग मास्टर सीधे लोंगफिजिया के गले को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बताओ आखिरकार शाओचेन की हिस्ट्री क्या है और इसके बदले में मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। जिस पर लोंगफिजिया कहता है कि तुम बस सपने देखो। जिस पर वो यंग मास्टर कहता है कि लोंगफिजिया मुझे तुम शराफत से बता दो कि आखिरकार शाओचेन का सीक्रेट क्या है, वरना मैं तुमसे तुम्हारे सारे पावर्स को छीन लूंगा और तुम्हारे बॉडी में मौजूद एक एक बोन्स को तोड़ दूंगा और तुम्हारी हालत एक भिखारी से भी बदतर कर दूंगा। जिस पर लोंगफिजिया कहता है कि भले तुम मुझे जान से क्यों ना मार दो, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। और अब ये सुनने के बाद वो यंग मास्टर कहता है कि भले मैं तुम्हें मार के इतनी आसान मौत क्यों दूं। और फिर वो यंग मास्टर कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी एक मंगेतर भी है जो लुक्स के मामले में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और अब इतना सुनते ही लोंगफिजिया बहुत ही गुस्से में कहता है कि अगर तुमने उसके करीब भी जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे पिताजी गिन भी नहीं पाएंगे। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन कहता है कि भला तुम अपनी हालत देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कंडीशन में मुझे टच भी कर पाओगे। और इतना कहते ही वो लोंगफिजिया के ऊपर एक अटैक कर देता है। और फिर ताइचुन कहता है कि तुमने अगर यही रास्ता चुना है तो यही सही, मैं तुम्हारे बॉडी के एक एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उसके बाद जो आगे होने वाला है उसे तुम बस एक लाचार की तरह देखोगे। जिस पर लोंगफिजिया कहता है कि अगर तुमने मेरे फैमिली में किसी को भी हर्ट करने की कोशिश की तो मैं मरने से पहले ही तुम्हें नर्क पहुंचा दूंगा। और अब इतना सुनते ही ताइचुन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और ये कहते ही वो लोंगफिजिया को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और लोंगफिजिया के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने जवान का पक्का हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा क्योंकि अभी तो तुम बहुत सी ऐसी चीजों को देखने वाले हो जो कि मौत से भी कई गुना ज्यादा भयानक है। और अब उन अटैक्स के कारण लोंगफिजिया बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और उसकी बॉडी के लगभग सारे बोन्स भी टूट चुके थे। और अब लोंगफिजिया बस अपनी सिचुएशन पे ये सोच रहा था कि आखिरकार मैं बॉस को कांटेक्ट करूँ तो करूँ कैसे। और अब ताइचुन लोंगफिजिया से दोबारा कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, तुम मुझे शाओचेन की हिस्ट्री बता दो। जिस पर लोंगफिजिया कहता है कि मैं तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ जो इतनी जल्दी अपनी बातों से पलट जाऊंगा। और अब इतना सुनते ही ताइचुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि लोंगफिजिया मैंने सोचा था कि मैं तुम पे दया दिखाऊंगा लेकिन तुम तो मेरे दया के काबिल भी नहीं हो। और इतना कहते ही ताइचुन फिर से अपने एक बहुत ही बड़े अटैक के साथ लोंगफिजिया के ऊपर अटैक करता है। और अब इस अटैक के बाद लोंगफिजिया एकदम मरने की हालत पे पहुंच चुका होता है और उसे देखते हुए ताइचुन कहता है कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक कि मैं नहीं चाहूंगा। और अब ये कहने के बाद ताइचुन लोंगफिजिया को उठा लेता है और उस जगह से जाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आज रात में तुम्हारी मंगेतर को कैप्चर कर लूंगा और उसके बाद तुम्हारी जबान ऑटोमेटिक खुल जाएगी। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शाओचेन होटल में आराम से सो रहा होता है और अब अचानक शाओचेन की भी नींद खुल जाती है और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार लोंगफिजिया की सिग्नेचर मुझे इतनी ज्यादा वीक क्यों लग रही है। और अब शाओचेन अपनी पावर की मदद से लोंगफिजिया की स्पिरिट को अपने अंदर देखने लगता है क्योंकि शाओचेन ने लोंगफिजिया के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और अब शाओचेन देखता है कि लोंगफिजिया की स्पिरिट धीरे धीरे मिट रही है। और अब ये देखते ही शाओचेन को भी पता चल जाता है कि लोंगफिजिया की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और अब शाओचेन तुरंत अपने गेटअप में आता है और फिर अपनी उंगली को काटते हुए वहाँ पे एक बूंद खून गिरा देता है और अब उस खून के गिरते ही वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है। और अब शाओचेन अपनी पावर की मदद से उन सारी चीजों को देख पा रहा था जो कि लोंगफिजिया के साथ अभी अभी घटी है और किस तरह ताइचुन ने तड़पा तड़पा के लोंगफिजिया को मारा है। और अब ये देखने के बाद शाओचेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ताइचुन तुम मेरी हिस्ट्री जानना चाहते हो
हो ना, ठीक है मैं तुम्हारी विश को पूरी करने के लिए आ रहा हूँ। और अब सावचन अपनी पावर की मदद से ये पता लगा लेता है कि लॉन्ग पीजी अभी कहाँ पे है और उससे कितनी दूरी पे है। और अब सावचन ब्लैकी को उठाते हुए कहता है कि ब्लैकी चलो उठो, ये अभी सोने का नहीं बल्कि एक्शन दिखाने का टाइम है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।